अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादे मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन 9 मई से लेकर कल तक इतना कुछ हो गया जिस पर शायद जितनी बात होनी चाहिए उतनी बात नहीं हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर बात होनी चाहिए और नहीं हो रही। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेकर इमरान खान साहब की रिहाई तक जो कुछ हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा, पाकिस्तान की सड़कों पे देखा, हमें पाकिस्तान की तारीख में वो मनाजिर कभी देखने को नहीं मिले। और मेरा ख्याल है ये बड़ा कैटेगोरिकली और सबका एक बिल्कुल सही किस्म की बात है कि जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो आज हमने देख लिया। लेकिन ये हुआ क्या? अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो उनको रिहाई हुई, उनकी जमानतें हुई, उस पर जो हुकूमत वक्त है उसकी शदीद रिजर्वेशन हैं और इसके इज़हार के लिए उन्होंने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का भी ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी ने भी उसकी हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन जो इस्तीफे का भी मुतालबा साथ JUI की तरफ से आया है, क्या उसमें भी पीपल्स पार्टी साथ खड़ी है? और उसके साथ साथ जो हमने इस सूरत हाल में देखा, एक तरफ जो कुछ मुल्क को नुकसान हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत को भी शदीद किस्म का नुकसान हुआ। हम यहाँ पर बात करेंगे जरा, लेकिन उससे पहले इमरान खान की कैद से रिहाई तक पाकिस्तानी मईशत को कितना नुकसान हुआ, इसको भी हमें बताने की और समझने की और हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि इस किस्म के वाक़े जो हम ऑलरेडी माशी तौर पर सफर कर रहे हैं, कोशिश की जाए कि इनसे बचा जाए। डॉलर की कदर में 15, बरतानवी पाउंड 17, जबकि सऊदी रियाल और इमारती दरम की कदर में 4 रुपए इजाफा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफा होने की वजह से मुल्की मईशत के कर्जों में 252 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों को 62 अरब 61 करोड़ 4,42,336 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। टेलीकॉम सेक्टर को 2.25 अरब के लगभग नुकसान का इब्तिदाई तखमीना लगाया गया। FBR को भी रेवेन्यू की मद में 2 अरब रुपए के लगभग रेवेन्यू का नुकसान हुआ। IT सेक्टर का एक दिन का कारोबार $12 मिलियन है और 3 दिन में IT सेक्टर को 10 अरब का नुकसान हुआ। तोड़फोड़ और जलाओ गिराव से सरकारी इमलाक को पहुंचाने जाने वाले नुकसान की मद में 1 अरब 14 करोड़ का नुकसान हुआ। टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के बंदिश से तकरीबन 60 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हुआ। एहतजाज के बाद मुल्क में लाखों दिहाड़ीदार मजदूर तबका रोजगार से महरूम रहा, जबकि ट्रांसपोर्ट बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार भी मुतासर हुआ। पंजाब पुलिस का 20 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। पंजाब पुलिस के जेर इस्तेमाल 72 गाड़ियां, जबकि 8 निजी गाड़ियों को नुकसान हुआ और हुजूम की जाने से 30 के करीब इमारतों को जला दिया गया। इमरान खान को जमानत मिलने के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 14 रुपए, बरतानवी पाउंड की कदर में 19 रुपए, सऊदी रियाल की कदर में 4 रुपए, जबकि इमारती दिरहम की कदर में 3 रुपए कमी देखने में आई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट है, रहनुमा पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम नैयर हुसैन बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नैयर हुसैन बुखारी साहब, पिछले 3 दिन जो हमने मनाजिर देखे, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मनाजिर हमने नहीं देखे। लेकिन उसके साथ साथ जरा उस पर बात करने से पहले मैं ये बात करना चाह रही हूँ आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत ने अपने ही एक इदारे के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की, उसको हेड ऑन ले रहे हैं और उसके बाहर अब धरना दे रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे तक बात हो रही है कि ये धरना जारी रहेगा। ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड एक तो चीज है। दूसरी बात ये कि एक ऐसा ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में शदीद नुकसान का बायस बन सकता है इस मुल्क के लिए। क्या कहेंगे सर आप? शुक्रिया। देखें, आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि जो पाकिस्तान की मईशत को लॉस हुआ, जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, उसका जिम्मेदार तो एक ही शख्स है, वो है इमरान खान, जिसकी वजह से इस मुल्क की इकॉनमी बर्बाद हुई, इसकी पॉलिटिक्स बर्बाद हुई और वो बादशाह यू टर्न लेने का और समरसॉट लेने का। तो वो तो आपने देख के इकॉनमी की क्या सिचुएशन है, उसकी मैं जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान को समझता हूँ या उसके जवाब को समझता हूँ। बाकी रहा जो सुप्रीम कोर्ट। सर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक चीज ऐड कर लूं उससे पहले कि आप सुप्रीम कोर्ट पे ऐड करें। आप बेशक जिम्मेदार इमरान खान को समझे, लेकिन उनको भी तो सोचे जिन्होंने एक गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी अमल में वो लेकर आए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गैर कानूनी तौर पे या तर्ज जो गिरफ्तारी था वो मुकम्मल तौर पे गलत था। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर भी गलती हुई है, यहाँ पर भी पूछगछ करनी चाहिए किसी से? देखिए, पहली बात तो ये है कि गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि ये वो इन तमाम इल्जामात से बरी उल ज़िम्मा है। उनकी कोई एक्विटल हो गई है, उनको बरी उल ज़िम्मा करार दिया गया। मेरी नजर में वो आज भी मुल्ज़िम है, भला वो जमानत पे हो, ठीक है, लेकिन आज भी वो मुल्ज़िम है। ठीक है। और मुल्ज़िम के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट पे, कभी किसी और मुल्ज़िम के साथ इस तरह मुल्ज़िम को कभी अदालतों में वेलकम किया गया?
और कभी ये रिमार्क्स हुए कि गुड लक टू यू। तो ये एहतजाज इसलिए है कि अदारे के खिलाफ नहीं है, उन अफराद के खिलाफ है जो बतौर मुंसिफ उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वो नहीं किए जा रहे, और फिर वो उनकी अपनी जो जजमेंट थी 3-2 वाली और 4-3 वाली वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई पड़ी है। उस पर पॉलिटिकल पार्टीज कहती रही हैं कि गवर्नमेंट भी कहती रही है कि जी लार्जर बेंच बना दें। तो इसलिए एहतजाज इसलिए है कि हम समझते हैं कि इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाए। सर आपको लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्तीफा दे देंगे और उनके इस्तीफे का मुतालबे में भी इस्तीफा दे ना दें, लेकिन उनको पीपल्स पार्टी इस मुतालबे में शामिल है सर, हिमायत करती है इस मुतालबे की? देखिए वो तो हमारी सीईसी फैसला करेगी। अगर पीडीएम ने कोई फैसला किया तो हम पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, हम उनके गवर्नमेंट में पार्टनर। एग्जैक्टली, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ये मुतालबा तो पीडीएम का है, क्या पीपल्स पार्टी इस मुतालबे की हिमायत करती है? देखिए ना, पीपल्स पार्टी इसका फैसला उसकी सीईसी करती है, इंडिविजुअल नहीं करता, कोई फर्द वायद नहीं करता। तो वो जब पीडीएम नेगोशिएट करेगी, कोई हमारे साथ कोई डायलॉग करेगी, कोई डेलिब्रेशन होगी तो फिर वो डिसीजन होगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि जिस अंदाज से प्रोटेक्शन दी गई इमरान खान को, कभी किसी ऐसे मुल्जिम को जुडिशियल हिस्ट्री में दी गई है? कभी किस तरह मुल्जिमों को वेलकम किया गया? कभी मुल्जिमों को गुड लक कहा गया? हाँ सर, वैसे मुल्जिमों को कभी वेलकम नहीं किया गया, यू आर वेरी राइट, बट दूसरी तरफ मुजरिमों को कभी सी ऑफ भी नहीं किया गया। कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि जेल से निकाल के उनको एक मुजरिम को, मुल्जिम नहीं सर, मुजरिम को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गारंटी लेकर उनके भाई से जो आज वजीर आजम है, और उनको मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, और वो 4 हफ्तों के लिए, और वो वापस भी नहीं आते, वो एब्सकॉन्डर भी हो जाते हैं, उनके भाई वजीर आजम भी बन जाते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता कि जी 50 रुपए की गारंटी साइन की थी। ये उनको बाहर किसने भेजा? अदालतों ने, हुकूमत ने भेजा और अदालत ने भेजा ना। एग्जैक्टली, वो भी तो अनप्रेसिडेंटेड था, वो भी तो मिसाल भी नहीं मिलती। वो तो अदालत ने भेजा, और फिर इन्होंने इनकी जो टीम थी, जो शौकत खाना के डॉक्टर्स थे, जो उनका ट्रीटमेंट करते रहे, जो इन्होंने उनको मुआयना किया, और उन्होंने कहा कि इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनको बाहर जाना चाहिए। लेकिन ऐसी तो 50,000 कंडीशन होगी जेलों में, 50,000 बीमार होंगे, बिल्कुल होगी। तो फिर ये भी तो एक एक्सेप्शनल केस था सर, अनप्रेसिडेंटेड था। आप बिल्कुल कहती हैं, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने भी फैसला किया, अदालत ने उसको रिलीज किया, वो खुद तो नहीं भाग के चला गया, तो यही भी तो अदालत ने दिया सर, यही तो मैं बात कर रही हूँ कि वो भी अदालत ने दिया, ये भी अदालत ने दिया। देखे ना, अदालत ने दिया तो अदालत ने जब दिया तो अदालत जिम्मेदारी की लेना। ये जब अदालत ने लिया तो अदालत ने मुल्जिम को भला बेल पे दे दिया, लेकिन अभी तक वो इनोसेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी वो इन इल्जामात से बरी तो नहीं हुए। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। नईर बुखारी साहब, एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आप साथ ही उसको इसी आगे बढ़ाएंगे। ये तो अभी मुजरिम भी डिक्लेयर नहीं हुए, मुल्जिम है, देखिए वहां तो मुजरिम बाहर गया, लेकिन फिर भी वापस आते हैं, जरा इस पर मजीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नईर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। नईर बुखारी साहब, चले मैं मुजरिम और मुल्जिम और इमरान खान नवाज शरीफ से भी आगे की बात कर लेती हूँ। आपने इस पे मुझे बात करनी है। श्योर सर, कर लीजिए। इस पे मैं बात कर दूं कि वो जो मुजरिम था उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे कोर्ट ने रिलीज किया। मेडिकल ग्राउंड्स पे कोर्ट्स बेल्स भी देती हैं सर, अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसी मिसाल भी नहीं मिलती, ऐसा भी कहीं नहीं होता। मेडिकल ग्राउंड्स पे बेलें होती नहीं है सर, बेलें की बात नहीं है, मुल्क से बाहर किसी मुजरिम को आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं भेजा। देखिए उस वक्त जनरल मुशर्रफ को भी तो मेडिकल ग्राउंड्स पे भेज दिया गया बात। तो बात यह है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज थी, इंटरोगेशन स्टेज थी, तो क्यों रोका गया इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को कि वो इनको इन्वेस्टिगेट ना करें, इनको इंटरोगेट ना करें? बेल भी नहीं दी थी उस वक्त तक, या तो एक बेल ऑर्डर दे देते ना, सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर तो दिया नहीं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट किया, उस 14-16 घंटे की प्रोटेक्शन दी, आप हमारे मेहमान हैं। ठीक है, ये इंसाफ के तकाजे ये होते हैं। अच्छा ठीक है, चले अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, क्योंकि अब अभी आपने फरमाया कि ये जो है ये इदारों के खिलाफ कोई नहीं है, ये एक शख्सियत के खिलाफ है, लेकिन उस शख्सियत से ही वो इदारा है या वो शख्सियत उस इदारे से है। अगर इसके एग्जाम्पल जब इमरान खान साहब आर्मी चीफ को कहते हैं, या इवन नवाज शरीफ साहब जब आर्मी चीफ को DGI को कहते थे, तो यही बात वो करते थे कि हम तो शख्सियत की बात करें, इदारे की बात नहीं करें। लेकिन सर, हम ये कैसे सिंगल आउट एक शख्सियत को उस इदारे के साथ कर सकते हैं
कि जब आर्मी चीफ की बात हो तो आप कहते हैं कि इदारों पे हमला है, लेकिन जब चीफ जस्टिस पे बात हो तो आप कहते हैं ये इदारों पे हमला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे तो आपके सामने डिवीजन सामने है, वो आपके सामने है। और इमरान खान का इंटरनल मैटर है सर, इंटरनल मैटर है, लेकिन पब्लिकली इंटरनल मैटर पब्लिकली इसको किस अंदाज से लेती है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब आप चीफ जस्टिस को सिंगल आउट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के साथ, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिंगल आउट नहीं कर सकते उनके दायरे के साथ। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कभी कोर्ट प्रिजाइड करता है या जो वो जुडिशियल वर्डिक्ट देता है? यहाँ पे तो जुडिशियल वर्डिक्ट की बात है। अच्छा, ठीक है। और अवाम उन्नास समझते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए हर सिटीजन के लिए, और अच्छा। फिर उसके लिए बड़ी वाज़ेह बात है कि जो उनकी जजमेंट है वो 3-2 वाली, वो कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, तो मैं ठीक है। अब मरियम साहिबा तो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, वो कल के धरने में जो है वो शामिल भी होंगी, उसमें बैठेंगी भी। और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस धरने का, इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे सर? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात तो इसमें हिस्सा लेगी, उनकी जात के हवाले से हमारी सीसी डिसीजन लेगी। उनकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, और भी वो गवर्नमेंट फंक्शनरी हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी कोई और कमिटमेंट्स हैं कि नहीं है, ये जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शरीक हो रही है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की और सीईसी की इजाजत से शरीक हो रही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एक चीज और थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, वो ये कि एक शरीक होना और धरने का हिस्सा बनना मुख्तलिफ चीजें हैं, क्योंकि हमने पहले जब JUIF का एक लॉन्ग मार्च और उसके बाद धरना देखा था तो आप लोग शरीक तो हुए लेकिन मिले, तकरीरें की और वापस चले गए। क्या अभी भी ऐसे ही होगा? मिलेंगे, तकरीरें करेंगे, इजहार यकजहती करेंगे और वापस चले जाएंगे, या बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक उस धरने का हिस्सा बनेंगे? देखिए, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेट द टाइम कम, पार्टी हमारी डिसाइड करेगी, लेकिन हम भरपूर तरीके से इस एहतजाज में शरीक हो। ठीक है सर। 9 मई का जो वाकया हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि वो सयाबाब के तौर पे याद रखा जाएगा और याद रखा भी जाना चाहिए, लेकिन PTI का मुतालबा यह है कि आप एक आज़ाद कमीशन बना दें, एक जुडिशियल कमीशन बना दें और फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। अगर हमारे लोग हैं तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कोई लोग हो तो उनको भी उन पे करें। और इसकी आड़ में जो हुकूमत बैन करने की बात कर रही है जमात को, इन दोनों चीज़ों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, जुडिशरी जो है ना, उसका रोल इन्वेस्टिगेशन का और इंटरोगेशन का नहीं है, वो रियासत के और अदारे करते हैं और वो रियासत के उन्हीं अदारों को करना चाहिए। और फिर इनको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये NRO मांगना चाहते हैं अभी, और इसलिए इस किस्म का कमीशन मांगना चाहते हैं। आर्मी एक्ट है 1952 का, उसको भी जरा देख लें कि जब कोई शख्स जो आर्मी की प्रॉपर्टी को उसकी डिस्ट्रक्शन करता है, ऑब्वियसली ये भी एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन आप ये देखें कि आज जो हिंदुस्तान के जो चैनल्स हैं वहाँ पे एंकर पर्सन्स और उनके पार्टिसिपेंट्स कितने जुबिलेंट है, और वो समझते हैं कि जी हमारा पर्पस सर्व जो है इमरान खान कर रहा है, अगर वो दोबारा आ जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर वो पाकिस्तान को कमजोर करता है, पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर करता है, उसमें डिवीजन लाता है, तो वो तो उनको सूट करता है। ठीक है। अब जो कार्रवाइयों की जो बात हो रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों कर मुमकिन बनाई जाएगी? क्योंकि PTI का कहना यह है कि उसमें शरपसंद अनासर शामिल हुए थे जो किसी की ईमा पे भी हो सकते हैं, हम नहीं थे। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है कि मुल्जिम की चॉइस नहीं होती है। नहीं, मुल्जिम की चॉइस की बात नहीं है, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना सर। देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, होती भी है, अदारे करते भी हैं, लेकिन मुल्जिम की ये कभी चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ओके, अब मुझे आखिरी सवाल का सर जवाब दे दीजिएगा कि इस पे जो अब हुकूमत ये कह रही है कि ये एक दहशतगर्द जमात है और इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, बैन कर देना चाहिए, पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी बिल्कुल कभी भी जमातों की पाबंदी पे हाथ पे नहीं रही है, लेकिन कानून का अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेट देम डिसाइडेड। लेकिन पीपल्स पार्टी समझती है पॉलिटिकल इश्यूज को पॉलिटिकली टैकल करना चाहिए। अगर उन्होंने मुल्क के कानून को, आइन को तोड़ा और उन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया तो जो कंसर्न अथॉरिटीज लेट देम डिसाइड। ठीक है। पीपल्स पार्टी इस हक में भी थी और उसने अपनी सी कोशिश भी की कि हुकूमत के और इनके मुज़ाकरात भी हों PTI के। अभी भी आप मुज़ाकरात का तसलसल चाहते हैं? देखिए, मुज़ाकरात से भागा कौन है? वज़ीर आज़म।
गवर्नमेंट जो वजीर आजम भागे सर, उन्होंने आज मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया वजीर आजम साहब ने, उन्होंने कहा हम तो पहले ही हक में नहीं थे, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, बात बड़ी सीधी है। जब गवर्नमेंट ये हो रहे थे तो जो लास्ट सेशन था उससे पहले इमरान खान ने कह दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, लेकिन एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि इश्यूज को हमेशा रिजॉल्व थ्रू डायलॉग किया जाता है। ठीक है, थैंक यू। शख्स खुद बैठना नहीं चाहता, जिसका अपना एटीट्यूड ये हो वो ठीक है, जो रियासत है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, उससे क्या गुफ्तगू नहीं हो सकती। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच नईर बुखारी साहब का। राजी मुख्तसर साहब ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो जनरल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ हुमायूं अख्तर साहब पीटीआई के रहनुमा मौजूद होंगे। ज़रा उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो हालात जिस रुख चले गए हैं वहाँ से वापसी का रास्ता आखिर है क्या। 9 मई हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो पूरे मुल्क में जलाओ घिराओ वाली जो सूरत हाल पैदा होती है, पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, उसको लेकर इस बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और उसके साथ साथ जो हमारी अस्करी क़यादत है उनकी तरफ से भी। और ये यक ज़बान होकर ये बात की जा रही है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा जो भी इसमें मुलव्विस थे, और वो एक स्याह बाप के तौर पर याद भी रखा जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है कि जो पीटीआई है उसका कहना यह है कि ये पीटीआई नहीं थी। अब इसका असल जिम्मेदारों का तयन कैसे होगा। राना सनाउल्लाह साहब आज कह रहे थे कि जी कैमरे की आंख में हरे की शक्ल महफूज है और उसके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो पीडीएम कल यानी पीर को परसों अदालत के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक धरना देने जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद में 144 नाफिज है। जब भी कोई कार्रवाइयां होती हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है। अब देखना ही है कि जब हुकूमत सड़कों पर होगी तो फिर ये दफा 144 का स्टेटस क्या होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आज हमें करनी है और जिसपे बात भी हो रही है, इमरान खान साहब ने आज एक दफा फिर खिताब किया और एक दफा फिर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को बड़े खुलकर उस पर वार किए। एक तरफ पूरी के पूरी जो पीटीआई की क़यादत है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाह भी है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े संगीन इल्जामात पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से आयद किए जा रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी जो 9 मई के जो जिम्मेदार थे, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के, तोड़फोड़ के, जलाओ गिराव के, जिना हाउस से लेकर तमाम दीगर तनसीबात भी, क्या कह रहे थे वजीर आजम साहब। उन्होंने आज जिना हाउस का विजिट भी किया था, जरा सुनते हैं। इधर सारा तारीख में जो हमारा अजली दुश्मन ना कर सका वो बदकिस्मती से 9 मई को इमरान नियाजी के सुपरविजन में उसके मुसल्ला जत्थे ने जिना हाउस को राख में तब्दील कर दिया। अगले 72 घंटों में तमाम कल्प्रिट्स, प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और हमलावर गिरफ्तार होने चाहिए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक केसेस दर्ज हों और आपकी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स वो बाकायदा काम शुरू कर दें। और उसके लिए मैंने लॉ मिनिस्टर को फिर मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पर आप सबके सामने कि इसमें 1 सेकंड की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। जितनी भी कोर्ट्स चाहिए उनको मुहैया करें ताकि वो राउंड द क्लॉक काम करें और एक मिसाल बन जाए रहती दुनिया तक कि कभी दोबारा क़यामत तक कोई दहशतगर्द, कोई दुश्मन पाकिस्तान के इन इदारों की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। इसका जवाब पीटीआई की जो क़यादत है वो इसलिए नहीं दे सकी कि पीटीआई की जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो तो तमाम के तमाम जेल में मौजूद है और सिर्फ इमरान खान साहब हैं जिन्होंने आज इसमें खिताब किया था। अभी वज़ीर आज़म साहब ने 72 घंटे का अल्टीमेटम तो दे दिया है, लेकिन यहाँ वो बात एक स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। उनका इमरान खान साहब ने अपनी सुपरविजन में कराया, चाहे वो ये बात भूल गए कि जो तमाम तर जो हुआ है, जो कुछ भी वो तो हुआ इस वजह से है कि इमरान खान साहब कस्टडी में थे, यानी जेल में थे, नैब गिरफ्तार थे, जेल में तो खैर नहीं थे। इसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर दाखिला है, उन्होंने भी कुछ कमेंट किए हैं। इस जमात के ऊपर बैन के अलावा जो और कोई इसका हल नहीं बनता। और आपने कहा कि जी बिलावल साहब इसके हक में नहीं है, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ने ये कहा है कि सियासी जमातों के खिलाफ बैन लगाने की पॉलिसी को हम जो है वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर इनका रवैया और तरीकाकार यही रहा, मैं अफसोस से कहता हूँ कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। तो अब देखें उनको मजबूर होना पड़ता है या इस तरफ जो है वो जाने की बजाय ये मखसूस मुट्ठी भर जो शरपसंद हैं, ये जो जथे हैं, इन जथों को ब्रॉड टू जस्टिस लाया जाए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जब उनके वजीर दाखिला एक पार्टी को बैन करने की बात करते हैं तो फिर हमें डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। जब उनकी अपनी
पार्टी की सीनियर लीडर चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज साहिबा आज नहीं बल्कि कई माह कबल ये बात कहती रही और कई दफ़ा दोहराती रही कि इस पार्टी को पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, ये फितना है, ये दहशतगर्द हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और आज बाकायदा तौर पर ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो इसमें ज़रा ट्रांसपेरेंसी जो है वो बड़ा मैटर करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसी किस्म की बात की। आज वो कराची में एक जलसा कर रहे थे। ताहम जो बैन करने वाली बात है, खुद राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी वजाहत की है कि पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने ये सब हुआ है पिछले 3 दिन उसके खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से उनका भी मौक़िफ़ कमोबेश यही है। क्या कह रहे थे बिलावल साहब, सुनते हैं। जब जनरल ज़ियाउल हक ने कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटका दिया था तो उस वक्त भी हमने किसी GHQ पे हमला नहीं किया, हमने किसी को कमांडर के घर पे हमला नहीं किया, हमने जिना हाउस को आग नहीं लगाया था। अगर आग लगा था तो जेलों ने, लाहौर के जेलों ने अपने आप को आग लगा दिया था, मगर अपना रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डंडी मार गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि आग तो लगी थी, जिना हाउस को नहीं लगी थी। और जिना हाउस तो खैर हमें पता भी अभी चला है कि वो जिना हाउस था, लेकिन आग लगी थी रियासत की। उस सब भी इमारतों को भी आग लगी थी, रेलवे ट्रैक्स को भी आग लगी थी, गाड़ियों को भी आग लगी थी, बहुत कुछ हुआ था, बिल्डिंग्स को भी आग लगी थी। बट एनीवेज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब दिफाई और सियासी तज्ज़िया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों को खुशामदीद। और कुछ ही देर में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ होंगे, JUIF के रहनुमा। बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोई सवाल जो अपने पैनलिस्ट से मुझे पूछने हैं उनके जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, PDM का सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक एहतजाजी धरने का ऐलान, पीपल्स पार्टी भी शरीक होने को तैयार, क्या हुकूमत इत्तेहाद की जानिब से ये जायज़ मुतालबा है। सवाल नंबर 2, अस्करी और सियासी क़यादत का 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, शरपसंद अनासर से PTI का ताल्लुकी का ऐलान, असल जिम्मेदारान का कैसे होगा। सवाल नंबर 3, एक तरफ तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां तो दूसरी जानिब इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के पर यके बाद दीगरे इल्ज़ामात की बौछार, नतीजा क्या निकलेगा। हुमायूं अख्तर साहब, मैं PDM ने जो अनाउंस किया हुआ है पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो वो तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जो ये में ज्वाइन करते हैं मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन ये जो 9 मई है जिसको यौम स्याह या एक स्याह बाब के तौर पे याद रखा जाएगा, अस्करी और सियासी क़यादत इस इशू को लेकर एक ज़बान है, और ये सारा के सारा जो एक मुद्दा है वो है PTI का, यानी PTI के का रिएक्शन था। चूंकि PTI के चेयरमैन गिरफ्तार हुए थे, उनके रिएक्शन में हुआ था, तो डेफिनेटली मुद्दे इल्जाम भी आप लोगों को ही ठहराया जाएगा। कैसे बचेंगे? देखिए, हम पे तरह तरह के इल्जामात लगे हैं ज़मान पाक के बाहर। आपको याद है चंद हफ्ते पहले, चंद महीनों पहले इल्ज़ाम लगा था कि वो तखरीबकार आए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जिस जगह सबसे ज़्यादा तखरीबकारी इस वक्त हो रही है वो KP है। 9 मई को KP में ऐसा वाक़या क्यों नहीं पेश आया? हमारी पार्टी इससे पहले कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जलाओ घेराव का, तो हम ये सवाल करते हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स ऑल ओवर पाकिस्तान था। ये सिर्फ जलाओ घेराव लाहौर में क्यों हुआ? मैं लाहौर का 35 साल से सियासत कर रहा हूँ, बहुत दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ। ये लिबर्टी चौक में एक कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल दिन के टाइम वो वॉक करते हैं, लिबर्टी से जेल रोड आते हैं, जेल रोड से पुराने एयरपोर्ट की तरफ बाएं मुड़ते हैं, शेरपाव का पुल क्रॉस करते हैं, उसके बाद गिरजा चौक पहुंचते हैं और उससे बाएं मुड़ के कोर कमांडर हाउस में जाते हैं। इसमें कम से कम 1-1.5 घंटा लगा होगा। पैदल चल रहे थे ये लोग, पैदल चल रहे थे। वो गैरिजन की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, किसी किस्म की कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, जिसमें मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, जर्नल का, मुझे आपको पता है क्या सिक्योरिटी होती है कमांडर्स के घरों में।
हमें तो आज जो इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है कि हमारी तो कोई तारीख नहीं है इन हरकतों की, हम पे बड़ी सख्ती की गई है, हम फिर भी इन हरकतों हमने इस्तेमाल नहीं की। इसकी एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखें, हमारा दिल भी बहुत दुख रहा है, ये फौज हमें भी बहुत अजीज है, ये हमारे मुल्क की फौज है, ये कुर्बानियां देती है, ये 70-80 हज़ार कुर्बानियां दे चुकी है। वाहिद फौज है दुनिया की जिसने वॉर ऑन टेरर में अपने मुल्क के अंदर कामयाबी हासिल की है, वरना अरबों खरबों रुपए नेटो खर्च करके अफगानिस्तान से 20 साल बाद चली गई है और अफगानिस्तान वहीं का वहीं है। हमें तो इस फौज का बे इंतहा एहतराम है। हम तो कभी भी इस फौज के खिलाफ इस तरह के एक्शन नहीं करेंगे। हमें एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ओके, ठीक है, ये आपका मुतालबा है और ये आपकी पार्टी पॉलिसी है, मतलब पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप ये बात कर रहे हैं। इमरान खान ने ऐलान किया है इसका। ओके, ठीक है। बहुत डिटेल चेयरमैन की तकरीर नहीं सुन सके क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वो मीडिया पे नशर ही नहीं होती, इसलिए शायद मैं मिस कर गई। थैंक यू वेरी मच करेक्ट मी आप जनरल साहब। social media very easily accessible now that the social media is restored. सर आपको पता है उस पर भी कितनी कदगने लगाई हुई हैं इस वक्त, तो किस किस तरह से हम ट्विटर पे एक्सेस कर रहे हैं, किस किस तरह से हम यूट्यूब पे एक्सेस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज इन योर नॉलेज एज वेल। बट एनीवेज लेट मी मूव फॉरवर्ड। जनरल साहब जरा एक चीज तो मुझे बताएं, ये जो पीटीआई के जो मुतालबे हैं या पीटीआई जिस तरह से बात करिए वो बात अपनी जगह, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले मुझे ये बताएं, जो बात उन्होंने की है हुमायूं अख्तर साहब ने, दिस इज अ रियलिटी कि हमने कहीं भी रिजल्टमेंट नहीं देखी कि किसी ने उनको रोकने की कोशिश की हो, कहीं उनके ऊपर कोई अटैक, उनको काउंटर करने की कोशिश की हो। ये इतना फ्री हैंड कैसे दे दिया था? देखिए नादिया, सबसे पहले तो जो 9 मई को हुआ है, इससे जो नुकसान है, हम श्योर खान साहब मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, हुमायूं साहब, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, पाकिस्तान की इमेज का नुकसान हुआ है। जो ब्रांड पाकिस्तान है ना, उसको हमने बहुत डैमेज कर दिया है। डेफिनेटली जो भी जिसने भी इसमें हिस्सा लिया, जिसने इसको इंस्टिगेट किया, जिसने भी किया, उनको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए और इस तरीके से पहुंचना चाहिए कि दुनिया देखे कि ब्रांड पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने के साथ क्या असर होता है। नंबर 1 तो ये बात है। ये उसमें जिना हाउस की सैंक्टिटी, अपनी बहुत बहुत ज्यादा सैंक्टिटी, वो सब कुछ चीजें शामिल है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह अभी खान साहब कह रहे थे, हुमायूं साहब कह रहे थे, मैं पहले दिन से एक बात ये पूछ रहा हूँ कि पंजाब की हुकूमत कहाँ पर थी जब आप देख रहे थे कि भाई आपने ये काम करना है। फेडरल हुकूमत और पंजाब हुकूमत एक साथ मिलकर काम कर रही है, जो भी कर रही है लोग। अगर आपने ये काम करना है, इनको पता होना चाहिए था कि इलेक्शन होंगे। अब इनका एक छोटा सा लीडर मूव करना होता है तो उन्हें बेसाब पुलिस लगाई होती है, हमें आधा घंटा रुकना पड़ता है जगहों पे। तो कम से कम इनको ये एहसास तो होना चाहिए था कि इमरान खान साहब को, इनको जो मर्जी आपकी सियासत इख्तलाफ कर ले, लेकिन एक है पाकिस्तान में उनकी फॉलोइंग है उनकी, और लोग रिएक्ट करते हैं उससे, उसका रिएक्शन हो सकता था। मेरे घर से कुछ ज्यादा दूर नहीं है ये, तो मैं खुद भी इस बात पे हैरान था कि पुलिस मेरी कहाँ पर है, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो हमेशा पुलिस की होती है ना। फौज का काम क्राउड के सामने खड़ा होना नहीं है। सबसे जो आप मुल्क के लिए खतरनाक काम कर सकते हैं, जब ये हुकूमत जो है जिसकी वजह से आज फौज सामने खड़ी है अपने अवाम के, और हुकूमत खुद पीछे हट के चली गई है, पुलिस कहाँ पर थी इसकी, उसकी भी पता होना चाहिए। और जो कुछ भी हुआ किसी लेवल पे, आई एम सॉरी टू इंटरवीन यू आप सर, आई एम सॉरी टू इंटरवीन यू आप, बट किसी लेवल पर ये हुकूमत वक्त से सवाल हुआ है। अस्करी कुव्वत भी हैं, वो भी बयानात आ रहे हैं, ISPR के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इनसे निपटा जाएगा, किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ ये कुछ होगा। लेकिन यही हमारी जो अस्करी क़यादत है, क्या इसका सवाल हुकूमत से या पंजाब गवर्नमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वज़ीर दाखिला के थ्रू क्या ये बनता नहीं है? और क्या ये किसी लेवल पर पूछा गया है कि जी इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इतना फ्री हैंड कैसे मिल गया? पंजाब पुलिस कहाँ थी? वैसे तो बड़ी एक्टिव होती है। जी, ये तो मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि ये तो सवाल, बहुत बड़ा सवाल मेरे लिए ये है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये क्यों हुआ, क्यों करने दिया गया, दूसरी चीज है। और तीसरी वजह ये है कि इस स्टेज तक पाकिस्तान पहुंचा कैसे, क्यों
अगर आप फर्ज महाल ये मान भी लें कि ये जेन्युइनली पीटीआई के लोग इंतहाई गुस्से में थे, ठीक है, गुस्सा भी जायज है उनका, लेकिन क्या गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान की फौज के ऊपर उतारना था? क्या गुस्सा उन्होंने कोर कमांडर के घर पे जाके दुनिया को ये बताना था कि जो लाहौर में एक ऐसी सिंबल है, ये कोर कमांडर एक इंसान तो है ही है, वो एक सिंबल है पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान का सिंबल है, जना हाउस है ये सारा। क्या आप ये नुकसान किसका कर रहे हैं? ये क्या ये किसी को लीडरशिप जो भी थी उनका ये जिम्मेदारी नहीं थी किसी उनको भी रोकते? ये दूसरा पहले तो हम बात कर चुके हैं। और तीसरा जो इससे साथ ही जुड़े हुए चीज ये है ना कि अवाम अब ये रिएक्शन क्यों आ रहे हैं? खान साहब ने 2000 जुर्म किए होंगे, सजा दें उनको, पकड़ें, जेलों में डालें, जो मर्जी अदालतों से सजा हो, जो मर्जी करें, लेकिन फेडरल हुकूमत, आज मैं सुन रहा था बहुत सारी बातें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बातें कर रहे थे, वज़ीर दाखिला भी बातें कर रहे थे, ये क्या हमारे लिए लम्हा फिक्र नहीं है कि एक सेक्शन सोसाइटी चाहे जो भी है वो इस तक पहुंची? क्या एक एंड तो हम सब बात करें, सब एग्री करते हैं कि भाई इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और बेनतहा सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो, लेकिन यहां तक पहुंचे कैसे हम लोग? वो क्या वजह है? उसकी वजह दूर करना भी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल ठीक, बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है सर, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन इसका जवाब बेहतर है कि हुमायूं अख्तर साहब देंगे ब्रेक के बाद। लेकिन मुख्तसरन ये कि उसका तो ठीक है, इमरान खान साहब थे, लेकिन जब इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो वो डायरेक्टली अपनी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पे आयद करते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि इमरान खान साहब ने ये बातें पहले भी डेफिनेटली अपने सर्कल में, अपने लोगों में की होंगी कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है, और निकलने के बाद भी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को ही और डायरेक्टली आप पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफिकली आर्मी चीफ को फिंगर पॉइंट करते हैं कि जी उनकी वजह से मैं गिरफ्तार हुआ हूं, तो इसका तो मतलब है वो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि अवाम ने फौज पे गुस्सा क्यों निकाला, तो फिर हम बरी समा तो फिर लीडरशिप को भी करार नहीं दे सकते। ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ, तो हुमायूं अख्तर खान से बात करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी हुमायूं अख्तर साहब, आपने एक सवाल रेज किया था कि ये जो मॉब था, लीडरलेस मॉब था बज़ाहिर, इनको रोका क्यों नहीं? उसका जवाब तो हुकूमत वक्त के पास होगा, लेकिन जनरल साहब भी यही सवाल उठा रहे हैं। बट अगेन एक सवाल जो कि जनरल साहब ने उठाया, मैं चाह रही हूँ आप उसका जवाब दें, जिसमें ये बात हो रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जो फौज, अवाम ने अपना गुस्सा फौज पर क्यों निकाला? क्यों ना निकालें जब उनके अपने लीडर उठ के कहते हैं और बाहर आके कहते हैं कि जी मुझे अगर किसी ने गिरफ्तार कराया तो वो आर्मी चीफ ने गिरफ्तार कराया, मतलब पे दर पे वो इल्जाम अपने खुद ही इस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके फॉलोअर्स भी उन्हीं की तरफ गुस्सा निकालेंगे। देखिए, थोड़ा सा जरा नादिया पीछे जाइए कि हमने हमेशा एहतजाज किया 9 अप्रैल 2022 के बाद जिस तरीके से पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया, और हमने पंजाब के बाय इलेक्शन लड़े और भरपूर कामयाबी हासिल करने के बाद हुकूमत बनाई, लेकिन हमें हुकूमतों में आने की लालच नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, इकॉनमी के, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन, इंस्टीट्यूशंस बदकिस्मती से आपस में इंस्टीट्यूशंस की टेंशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद कंट्रोल की थी 2014 बल्कि 2008-2009 से इस पे काम हो रहा है, वो फिर एक बार फिर डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई है। और हम समझते हैं मौजूदा हुकूमतों के मैंडेट्स ख़त्म होने वाले हैं। 2 सूबों की जो कि तकरीबन 2/3 पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसकी असम्बलियाँ डिसॉल्व्ड हैं, उसमें इलेक्शन ड्यू हैं। हम देख रहे हैं कि आउटराइट नाफरमानी की जा रही है पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के आइनी इदारे आइन के मुताबिक नहीं चलना चाहते। हम चाह रहे हैं कि नई हुकूमत नया मैंडेट लेके आए, दुनिया के इदारों से, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से बायलैटरली, कमर्शियली अपने इकोनॉमिक मसाइल ठीक करे। आदि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इसकी पॉलिसियों से बंद हो चुकी है। हमारी डिमांड ये नहीं है कि कोई आके इस हुकूमत का तख्ता उलट दे और हमें ले आए। हमारी डिमांड है
कि आइन सर के आई एम सो सॉरी, मुताबिक आई एम सॉरी हुमायूं अख्तर साहब, बट मैंने तो अभी आपसे आपकी डिमांड पूछी नहीं। पीडीएम का, हुकूमत का तो अभी जिक्र ही नहीं है। सवाल तो ये है कि एक सवाल जनरल साहब ने उठाया कि अवाम ने अपना गुस्सा फौज पे क्यों निकाला, तो जब आपके लीडर इल्जामात लगाएंगे। जी नादिया, हमारी लड़ाई ऑब्वियसली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेती, उसके खिलाफ हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम तो इलेक्शन पीडीएम के खिलाफ लड़ेंगे। तो हमारी लड़ाई सियासी तो सिर्फ पीडीएम के खिलाफ। हाँ, हम सर कल इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कल अदालत में बैठ के, उन्होंने कहा है कि मुझे गिरफ्तार सिर्फ एक शख्स ने कराया, वो है आर्मी चीफ। इमरान खान ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, उनकी कुर्बानियां नजरअंदाज करने को कहा है। उन्होंने फौज एज एन इंस्टीट्यूशन को किसी तरीके से तनकीद का निशाना बनाया है नहीं। ये माजी में भी हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की एक ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल सिचुएशन है इस मुल्क में और बड़े अरसे से रही है, पहले लोग नाम नहीं लिया करते थे। अब ये रवायत भी ईंट से ईंट बजाने के बाद जब जरदारी साहब ने बात की और खुलेआम गुजरांवाला की तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक में और मरियम साहिबा और इस हुकूमत के बहुत से वजीर जो खुलेआम जब उनकी मर्जी के खिलाफ बात होती है तो करते हैं, तो जी हमने फौज बतौर इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल हम उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं, उनको सर आंखों पे लेते हैं। उन खानदानों के साथ हम हमारे अपने अपने खानदानों की कुर्बानियां हैं, हम उन कुर्बानियों को कैसे डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये उस सिलसिले में अब ये जो बैन लगाने की बात हो रही है, तो बैन की तारीख आपको पता है। आप अयूब खान साहब 1969 में जुल्फकार अली भुट्टो को रोक सके? नहीं। अयूब खान साहब मुजीबुर रहमान को रोक सके? नहीं। पाकिस्तान की फौज 1971 में जो बदकिस्मत वाकया हुआ रोक सकी? नहीं। वो मुजीबुर रहमान जेल से अगरतला कॉन्स्पिरेसी में बाहर निकला, उसको पता चला पाकिस्तान टूट गया, वो रोने लग गया। उनको पता नहीं था क्या हुआ है पीछे। बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो मुल्क से बाहर थी, उनको कोई रोक सका? नहीं। ये चीजें बैन एएनपी को मिसाल बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। पीक में था, एएनपी को कोई रोक सका? वो एनएपी होती थी। अब एएनपी को आज भी अलाइव एंड वेल, एग्जैक्टली, अब एएनपी है, पहले एनएपी हुआ करती थी। इसलिए ये चीजें, ये ख्वाहिशें होंगी कि आप पीटीआई को मैदान में फेस नहीं करेंगे, पीटीआई को बैन कर देंगे और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे या खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा देंगे। ये ख्वाहिश तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की है ना। इसका सियासी तरीका निकालें, इसका बातचीत का, इसका लेजिटिमेट सुप्रीम कोर्ट लेड इंक्वायरी से बात करें ताकि ठीक है मुझे जरा जी और हम आइन के मुताबिक ठीक है। हुमायूं तो साहब आपकी बात दुरुस्त है। मैं जरा आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम तो पहले भी कहते थे कि वो दहशतगर्द हैं और इन्होंने साबित कर दिया कि ये दहशतगर्द हैं। हम पहले भी कहते थे इनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा है जनरल साहब, वो ये नज़र आ रहा है कि जो हमारी अस्करी क़यादत है या हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके कंधे पे रखे बंदूक चलाई जा रही है, या शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए। 2 कदम आगे तो ये हुकूमत है ही, लेकिन उसकी इन तमाम चीज़ों की बजाय इसके कि आप ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराएं। और जो पीटीआई का अगर वो ये कहते हैं कि जी हम में से नहीं है, तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि एक जुडिशल कमीशन आप बना दें। बैन करने की बात हो रही है या जमात को जो है पर पाबंदी लगा दें, इसके हक में हैं आप? और ये जो ट्रांसपेरेंसी का अमल है, जुडिशल कमीशन का जो इनका मुतालबा है, इसको आप जायज़ समझते हैं कि ये होना चाहिए? एक तो मैं वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो बराए मेहरबानी अपने जो ख्यालात का इजहार है वो ना ही करें तो बेहतर है। और फिर उनके वज़ीर दाखिला हैं वो सोने पे सुहागा हैं। आज जो मैं सुनना था उनकी बात के, ये 40-45 हज़ार लोग निकले थे। भाई अगर इतने लोग थे तो आप इलेक्शन क्यों भाग रहे हैं? उसको इलेक्शन करवा दें आप लोग उसको। यही लोग थे जो बार बार कहते आप असम्बली आई डिसॉल्व करें, इलेक्शन करा देंगे, इलेक्शन से भाग रहे हैं। और बहुत सी वजूहत की बिना पर के अलावा जो बहुत बड़ी वजह बनी आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसलिए है कि भाई ये हुकूमत जो इसको कायम है, इनके लड़खड़ाए हुए हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, जिसकी एक फ्रस्ट्रेशन है, उसका भी एक वजह है ये। जहाँ तक देखिए, मैं एक और चीज़ पर इशारा करता हूँ
पाकिस्तान की फौज की मेन स्ट्रेंथ क्या है, मैं बार बार कह चुका हूँ। पाकिस्तान की फौज की मेन स्ट्रेंथ उनका ये एटम बम या हथियार नहीं है। मेन स्ट्रेंथ पाकिस्तान की फौज की ये है जो आज तक अल्लाह करम से दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़के अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है। खान साहब भी, हुमायूं खान भी बात कर रहे थे, ये वो इसलिए आई कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो फौज के साथ सीसा पुलाई दीवार के साथ खड़ी। जब इसमें जरा सी भी दरार आएगी पाकिस्तान की फौज कमजोर होगी, पाकिस्तान कमजोर होगा। दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ, ये हुमायूं खान साहब भी समझते हैं और मैं इसके साथ से इमरान खान साहब से मुखातिब हूं इस बात पे। पाकिस्तान की फौज इस दुनिया की सबसे ज्यादा होमोजीनियस फौज है। अगर एक भाई टॉप पर है तो दूसरा भाई के लोअर रैंक्स में कहीं फिर रहा होता है यहाँ पे, और उनका आपस में ताल्लुक टूटता नहीं है इसलिए कि एक सीनियर ऑफिसर है, एक जूनियर है या सिपाही बना हुआ है। इसमें उनका वो ताल्लुक जो समाजी मुआशी सब ताल्लुक उनके आपस में उस तरह, जिसकी वजह से ये जो एक आपस में होमोजेनिटी है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और फिर फौज के जो रैंक एंड फाइल है उनका एक अंधा एतमाद अपनी लीडरशिप पे होना लाजमी है, उसके बगैर जंग नहीं लड़ते आप। बिल्कुल सही। अगर इस एतमाद में जरा सी भी ठेस पहुंचती है तो आपकी फौज कमजोर होती है। मैं इसलिए आपसे कहा था कि खान साहब को भी, इमरान खान साहब को भी बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। आज जनरल आसिम मुनीर सिर्फ एक जनरल नहीं है, वो पाकिस्तान की फौज के सरबराह है। ये अब मैं आता हूं उस तरफ के अपनी पर्सनल सर पेपर टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके टाइम का। हुमायूं अख्तर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये कि जीरो टॉलरेंस है कि जो कुछ हुआ जो हमने देखा, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की शायद उससे भी ज्यादा कहीं जाके जरूरत है, क्योंकि जो कुछ हुआ, जिस तरह से वो मॉब आया, जिस तरह से उसने अटैक किया, किसी सतह पर किसी लेवल पे उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। और अब जो बात हो रही है उसकी आड़ में कि जी पाबंदी लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, बड़ी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होना शायद अभी बाकी हैं, लेकिन अगर इसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होगी तो बड़ी चीज़ें सामने भी हमारे आएंगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।